नमस्कार, याशी.com आप सभी का स्वागत है। 77 690। आज हमारे साथ हैं इकबाल हुसैन उर्फ मोती खां जी, गाँव है राजास। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय राम जी, सलाम साहब। तो आगे बढ़ना से पहले नियम से तसे नहीं बताऊँ, थाने बता दूँ। ये तो वीडियो याशी.com संपत्ति रहो इन जब कुछ थे जिम्मेदार हो, ये कोई व्यवसाय पे मालिक तुम तो कौन बोलो। एक बार आप इंटरनेट पर एंट्री अपलोड करते हटा लो, ठीक है। तो शुरुआत में परिवार पीछे से बताओ जना, आपने शब्द परिवार में कौन कौन था के पीछे करो। मेरा नाम इकबाल हुसैन है। गांव में मैंने मोती खां के नाम से जाना है। और मेरा फादर को नाम मुकारब अली है और वे आर्मी से रिटायर है जी। 85 में रिटायर हो गया आर्मी से। और मैं 7 भाई बहन हैं। माता जी के नाम थे? माता जी शहीदन बानो। शहीदन बानो, ठीक है। भाण बहन का नाम? हाँ, मैं बड़ा हूँ सबसे। भाण बहन मेरा छोटी है मेरी सिस्टर रेहाना बानो जी। उससे छोटा भाई है मोहम्मद फारूक जी। उससे छोटी सिस्टर है तमन्ना बानो। उससे छोटा भाई है सबीर जो राजस्थान पुलिस में है जी। उससे छोटी सिस्टर है नूरजहां बानो। और उससे छोटा भाई है सबसे छोटा सुलेमान खान, वो आर्मी में है। तो तारा घराना क्या नाम है? मेरी वाइफ का नाम है जायदा बानो। और सासरो कटे हैं? मगलूना। मगलूना सारे पटे। और तारा टाबर बताएं? मेरे 2 बच्चा है, 2 लड़का है। एक बड़ो लड़को है जावेद खान, MBBS कर रहे उदयपुर से। और छोटो लड़को है जाकिर हुसैन जो अठे मेरे ऑर्बिट हाइपर मार्ट है बिनसा माड़े काम ने व्यवसाय। 2 भाई को ठीक। और पीछे दादाजी को याद है नाम? हाँ, मेरे दादाजी को नाम छोटू खान जी हो, वे खेती को काम करता है। दादी जी को याद? दादी जी रहमत बानो। और पीछे याद है क्या? हाँ बता दो ना, बताया जाओ। दादाजी का पिताजी को नाम खाजू खान जी हो। और खाजू खान जी का पिताजी है वहाँ को नाम भूरे खान जी हो। और भूरे खान जी का 2 नाम है, इस्माइल खान जी और भूरे खान जी। ये तार याद है उठाड़ा हो या? हाँ, मैं मारा जो दादाजी है ना, वे आर्मी में शहीद हो गया। अच्छा। नागौर और जोधपुर दरबार के मध्य युद्ध हो तो वे शहीद हो गया। अंग्रेजा जमाने की बात है? हाँ, अंग्रेजा के जमाने से पहले की भी बात है। और अंग्रेजा के जमाने की समझ लो थे। मायडन गांव है एक मेड़ता के पास, मायडन। अच्छा। हाँ, और एक आपने कोई जो लकवो पैरालाइज हो जाए बुटाटी धाम है ना, उस गांव के नजदीक ही मायडन गांव है। अच्छा। तो मायडन गांव से वो लड़ाई के अंदर शहीद हुए। तो फिर वो मेरे दादाजी के पिताजी और वो 3 भाई थे, छोटे छोटे थे। तो वो फिर मेरे दादाजी का ननियाल राजास था। तो वो दादी जी थी, वो इन बच्चों को लेके यहाँ गई। अच्छा। फिर हम लोग यहीं रहे, हमारे दादाजी यहीं पे रहे। तो बस शहीद के नाम था भूरे खान जी। बा का 2 नाम है, भूरे खान जी, इस्माइल खान जी। हाँ। और ते शास्त्र कौन से बतायो? मेरा ससुराल मगलूना है, सालासर जी के नजदीक। और ससुर नाम बताइए। मेरे ससुर को नाम अकबर खान जी है और सासू जी को नाम शहीदन बानो है। और नानी कौन सा गाँव? मेरा ननियाल डुंडलोद है जो मुकुंदगढ़ के नजदीक है, नवलगढ़ मुकुंदगढ़। तो नाना जी का नाम? नाना जी पहाड़ खान जी है। पहाड़ खां जी। और मेरी नानी है अजीमन बानो। वैसे नाम मैंने सुने कभी, असला खान जैसे पाकिस्तान में होते हैं ना, और जैसे कि हमारे यहाँ तोप कुंवर भी होती है। नाम तो लोग रख देते हैं, ठीक है। कोई बहादुरी के लिए, कोई मजाक रख देते, ठीक है। अच्छा, तो सेक्स निपट हूँ मेरी मैं 2001 का BA हूँ। ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में उससे पहले मैं 99 फर्स्ट ईयर में था। उस समय मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ। अच्छा। तो नौकरी नहीं की। क्यों? कोई मतलब घर वाले ऐसे ही बस कि भाई नौकरी में? हाँ, जुजनू भर्ती हुआ था, आर्मी में नहीं की। इसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन की, फिर दुर्भाग्यवश MA में एडमिशन लिया, वो भी पूरी नहीं हुई SK कॉलेज से। फिर आगे 2004 में विदेश चला गया। ठीक है। 2004 में विदेश गया, 2014 तक वहाँ रहा। तो समझ में आया कुछ पढ़ाई जरूरी है? पढ़ाई जरूरी है, वो तो है इम्पोर्टेंस इसका। अभी पढ़ाई के बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको और ज़्यादा। बीमार होने की वजह से घर आ गया। तो तकरीबन 2-2.5 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। शुगर ज़्यादा थी और ये औरतों की प्रॉब्लम हो गई, नी जॉइंट वगैरह आ रही है, बहुत समस्या गंभीर हो गई। मगर धीरे धीरे खेती बाड़ी से वापस जुड़े और ऑर्गेनिक खाना पीना खाया तो अभी ठीक हुआ। तो फिर मैं क्या किया, 2017 में
फिर से पढ़ने की ठानी कि भाई मुझे वापस पढ़ना है। अपने समाज में जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे ना, मेरे जो जिस समाज से आता हूँ कुछ पिछड़ गए एजुकेशन साइड में, तो मैंने ये निर्णय लिया कि मेरे को शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसा मुझे परेशानी में रहा वैसे दूसरा कोई नहीं रहा। हाँ, मैं फिर ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो मैं प्रचार प्रसार करूं तो मेरे को कुछ है तो मैं कुछ को बताऊं। मेरे पास कुछ है तो खुद अनुभव क्या दिखाएं। तो मैंने ये किया कि अपने सीकर में शहीद भगत सिंह लॉ कॉलेज है, मैंने ये ठानी कि मेरे को लॉ करनी है। पहले मैंने लॉ की और बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ 56.22 के साथ। एडमिशन लिया उस समय कितनी थी आपकी? मेरी उस समय थी 38। तो मैंने कोई पढ़ा था, झूठ से पता नहीं कि 35 से ऊपर को वो नहीं लेते थे, फिर कानून खुला कर नहीं लेते। हाँ वो हो गया, उसमें वो बाउंडिंग थी वो हटा दी। तो अच्छी बात है। तो आप बता रहे थे हमारे गांव का लड़का आपका सहपाठी रहा है। मेरा साथी रणजीत जाकर रहा है, वो खेती का काम करता है, अभी मेरे संपर्क में है बराबर। सीधा आदमी। हाँ अच्छा, मेरे साथ में हम 3, 4, 5 साल पढ़े। अभी आयु कितनी आपकी? मेरी अभी ये जुलाई के अंदर 42 हो जाएगी, इसके बाद 43 स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रिय मित्रों में एक तो बताया, प्रिय मित्र और को बताना चाहें? मेरे प्रिय मित्र अपने सुरेंद्र गोदारा है, पंकज शर्मा है, गुलाम हसन खीरवा है, इमरान एडवोकेट खीरवा है, बलदेव सिंह ढोलास है, रणजीत जाकर है, सत्यवीर नेहरा है। दोस्तों की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है। तो प्रिय गुरुजी? मेरे प्रिय गुरुजी जयप्रकाश जी हैं, मुकुंदगढ़ के, मुकुंदगढ़ रहते हैं आजकल, उनकी ड्यूटी बसावा है। अच्छा। और एक गोवर्धन सिंह शेखावत है। तो अच्छा, तो आप गए थे, बाहर गए थे, तो बाहर श्रमिकों का जीवन देखा हमने। वो एक जैसे अलग अलग देश में अलग अलग है, कुछ में जैसे वो पोटागवेज में रहते हैं, कहीं की बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन एक कमरे में 8-8, 4-4, 6 रहते हैं। और मेस का खाना भी हमने देखा है। और जिन परिस्थितियों में काम करते हैं कि पासपोर्ट रख लेते हैं, आने जाने में 2 साल में भर के जाओ बताओ, कभी कभी पैसे भी देते हैं, कभी घर में काम करने में ज़्यादा समस्या होती है ना, काफ़ी तरह समस्या आपको तो पता है ना। तो भारत सरकार का रवैया देखा तो हम उदासीन सा रहता है। भले ही वो अपने PR बढ़ाने के लिए बातें करें, विदेश मंत्रालय करे, बाकी धरती पर वो कार्य नज़र आता नहीं। और मैं मानता हूँ कि विदेश की धरती पर बेशक ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, उनका काम अपना होता है, लेकिन फिर भी अगर राजनीतिक इधर ज़्यादा इच्छा शक्ति ज़्यादा हो ना, तो हमारे लोगों को इतनी तकलीफें नहीं झेलनी पड़ेंगी। लेकिन गल्फ में हमारे लोग तकलीफें बहुत झेलते हैं। नहीं देखा है ना अपने साथ? नहीं, ये बहुत कम होता है। भारत की साख दुनिया के अंदर बहुत बड़ी, बहुत अच्छी साख है। मेरी बात सुनो, आपको मैं बताता हूँ। और इसमें मैं खाड़ी देशों में रहा, तो खाड़ी देशों को मेरे को पता है, वहाँ पे इंडिया की साख अच्छी है। और वहाँ श्रमिकों के साथ देखो इतना वो नहीं होता है, मगर कभी कभी कोई श्रमिक के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, मगर अपनी MSC है उसका सोल्व आउट करती है। ऐसी बात नहीं है, उदासीनता नहीं है, अपने कार्मिक वो तत्पर रहते हैं, काम करते हैं सही ढंग से। भाई मेरा खुद का अनुभव है, वो तो खराब रहा, इसलिए मुझे अपने नहीं, मैं 10 साल रहा ना उधर, तो अच्छा कब उस समय थोड़ा वो थोड़ा त्वरित नहीं था कार्य, स्पीडली नहीं था। जो कार्य अभी द्रुत गति से हो रहा है, अभी ठीक ढंग से चल रहा है। की बात बता रहा हूँ। हाँ, तो उस समय थोड़ा सा लेजी था, अभी ऐसा नहीं है। अभी अपने MSC है ना, उसके अंदर बहुत गंभीरता से काम करते हैं, सुनाई होती है बराबर, लोगों को सुविधा मिल रही है। पहले अगर आप जाते तो कहते थे तो आप आए किया वो पहले थोड़ा सा कार्यभार ज़्यादा था, अतिरिक्त दबाव रहता था अपने कार्मिकों के ऊपर, तो उस समय वो थोड़ा बोल देते थे। अच्छा, कुछ एक ऐसा बात बताएं कि आदमी बचपन में सोचता है मैं कलेक्टर बनूंगा, SP बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मतलब सपने अलग होते हैं, फिर परिस्थितियां बदलती हैं तो कुछ और ही बन जाता है। तो फिर किसी किसी का रहता है नहीं चलो इस क्षेत्र में कुछ नाम कमाया, किसी किसी मन में मलाल रहता है कि यार ये तो बन जाता अच्छा रहता। तो आपका भी मन ऐसा हुआ कि भाई बनना तो कुछ चाहता था, बन गया कुछ और, ऐसा है? मेरा था ये, बिल्कुल मेरा बस यही था कि मैं पढ़ लिखे कम से कम RS तो बनूं। RS ठीक है, RS बनूं। और मेरी ये जिज्ञासा भी बहुत थी बनूं, मगर वो परिस्थिति ऐसी थी कि पढ़ नहीं पाए आगे। एक तो अर्थाभाव भी था, और फिर कोई गाइड करने वाला था नहीं। ये बड़ी समस्या थी। ये समस्या बहुत थी, क्योंकि मेरी फैमिली का पहला आदमी हूँ मैं ग्रेजुएशन,
तो मैं ग्रेजुएशन किया तो जैसे और लड़के कोई भी साथ वाला ये सब्जेक्ट लिया वो लिया तो मेरे को बोले हाँ आपको क्या लेना भाई, तू ले वही मेरे को दिला दो। देखा देखी आर्ट ले लिए, ये इतना नॉलेज नहीं था। मगर फिर भी एक दो मेरे साथी है, जैसे जाकिर हुसैन है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो कलेक्टर है, सॉरी इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, जॉइंट सेक्रेटरी अपने जयपुर है। महेश है मेरा फ्रेंड है कुलेरी, वो भी अच्छा दोस्त था, वो जीएसटी के अंदर कमिश्नर है, अपने लक्ष्मणगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के। बलारा का है जाकिर और माधोपुर का है महेश। तो ये दोनों अच्छी सर्विस पे गए, तो इनको देख के खुशी होती है। अपन एक बात बीच में रोक दी थी, जो पढ़ाई वाली। जब मैंने 2014 से ट्रीटमेंट के लिए आया, 2.5-3 साल, लगभग 2.5 साल मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मैं ठीक हुआ तो फिर मैंने ये ठानी कि यार मैं वापस पढ़ूं। मैंने लॉ की ठानी LLB करने की, तो मैंने शहीद भगत सिंह लॉ कॉलेज से LLB की। तो वहाँ 56.22 के साथ कॉलेज में भी 3री-4थी रैंक होएगी शायद मेरी, अच्छे परसेंटेज के साथ की। तो फिर मैंने सोचा यार क्यों ना हम LLM भी करें। तो अपने शेखावटी विश्वविद्यालय के अंदर LLM की 40 सीट आई। तो 40 सीट के लिए हमने भी वो फॉर्म लगाया, फिलअप किया। तो फॉर्म लगाते ही मेरा जनरल कैटेगरी में 96 पे सिलेक्शन हुआ LLM के अंदर फर्स्ट ईयर में। फिर मैंने फर्स्ट ईयर की तैयारी करके अच्छे ढंग से एग्ज़ाम दिया। LLM डिपार्टमेंट के अंदर 62.20 के साथ मैं सेकंड टॉप यूनिवर्सिटी रहा अपनी डिपार्टमेंट। अच्छा, इसमें LLM में नंबर कम आते हैं क्या? हाँ, LLM में थोड़े टफ रहते हैं, नंबर कम आते हैं। फिर मैं हिस्ट्री से MA भी कर रहा हूँ, तो कोटा खुला विश्वविद्यालय से साथ वो भी चल रही है। तो उसमें फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डिवीजन बनी मेरे को, अभी वो भी मेरी सेकंड ईयर है। LLM भी सेकंड ईयर है। LLM करने के पीछे, LLB करने के पीछे महत्वपूर्ण बात ये थी, जिस समाज से मैं आता हूँ वो समाज शिक्षा में पिछड़ रहा है। मेरा समाज शिक्षा में पिछड़ रहा है, तो मैं ये सोचा कि हम पढ़ें और अपने समाज को, पहले जिस समाज में पैदा होता आदमी उस समाज की बात करनी चाहिए। सही बात है, हाँ, सही है। इसके बाद में दूसरे समाजों की बात भी करनी चाहिए। और वैसे हम सर्व समाज की बात करने वालों में से हैं। और मगर फिर मैंने ये सोच लिया कि हम पढ़ के लोगों को बताएं, कानून के बारे में अवेयर कराएं। जैसे ये आज के दौर के अंदर लोग बिना शिक्षा जघन्य अपराध कर देते हैं। जैसे कल की घटना हुई उदयपुर में, 2 लोगों का ब्रेन वॉश हुआ, कैसे उन लोगों ने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी, धारदार हथियारों से गर्दन उसकी काट दी। वो मतलब कितना एक बड़ा अपराध है। इसके पीछे मूल समस्या शिक्षा है। वो लोगों में शिक्षा नहीं थी, वो धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं। तो धर्म भी ये नहीं कहता, धर्म ये नहीं कहता है कि आप किसी को मारो। धर्म में तो ये अच्छाई का रास्ता बताया, मगर वो देखो किस तरह से उल्टा काम करके उनको मार दिया। कई लोग खुद पढ़ लेते हैं, लेकिन आपने बताया से ब्रेन वॉश, तो उन पढ़े लिखे लोगों का भी हो जाता है, क्योंकि संगत के हिसाब से। फिर वो पढ़े लिखे लोग, देखिए जो आज समझिए कि एक आदमी है वो अनपढ़ है, वो चोर बन गया, एक पढ़ा लिखा चोर बनने का जाए, पढ़ा लिखा चोर बनने को ज्यादा होशियार होगा ज्यादा। तो जो आदमी जिसका ब्रेन वो अनपढ़ का है, वो चलो अलग बात, उसको हम बहला फसा लेंगे, परिवार दबाव में आ जाएगा। ये जो पढ़ा लिखा है वो उसका ब्रेन वॉश हो गया, फिर वो दूसरों को करता है, वो फिर ज्यादा जिम्मेदार होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसे क्या होता है कि समाज में जो ये हमारे पंडित मौलवी कोई मान लीजिए, जो जिम्मेदार वर्ग हैं, वो शिक्षित हैं, उसके बाद में वो खुद भटक जाते हैं, फिर वो उनके पीछे अपना फॉलोअर बनाने लगते हैं ना, कि हमारे पीछे आ जाए लोग, तो वो बड़े ज्यादा खतरनाक होते हैं आम आदमी से। तो ये क्या मैंने बीड़ा उठाया, फिर मैं अभी यही काम करता हूँ शिक्षा पे। मैं जैसे हमारे गांव की स्कूल है, उसके अंदर जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। तो मैं वहाँ एडमिशन नहीं थे, 79 एडमिशन थे। अभी हमने बढ़ा के मेहनत की, हमारे स्टाफ ने भी मेहनत की गांव के। तो अभी हमारी स्कूल में 172 से ऊपर स्टूडेंट है। ठीक है। और दोनों 12वीं और 10वीं का रिजल्ट 100 रहा हमारी स्कूल का। हमारे टीचर्स बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अब हमारा ये इरादा है इस साल हम 200 से 250 के बीच में स्टूडेंट करें, नामांकन लेके है ना। हाँ, और समाज के अंदर बस शिक्षा का प्रसार करें। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मेरा पूछना थोड़ा तरीका अजीब है। वास्को डी गामा है ना, और कोलंबस, ये क्या लगता महज नाविक था आपको? नहीं ना, वो पैसे वाले थे, बिजनेसमैन थे। नाविक क्या करेगा? या तो तनख्वाह पे काम करेगा, या अपना थोड़ा सामान को खा के मर जाएगा। तो बीच में तो खूब पैसे वाले थे, खूब सारा सामान था, पीछे लोग काम करने वाले थे, तब वो खुली छुट्टी लेके आए और कुछ हासिल करके चले गए। तो आप बता रहे पढ़ाई कर रहा हूँ,
स्कूल में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा तो आर्थिक चलने वाला नहीं, तो कहने का मतलब कि काम कैसे चल रहा होता है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक तो हम जॉइंट फैमिली हैं, जो मेरे फादर है उनकी पेंशन आती है, छोटा भाई राजस्थान पुलिस में, और उससे छोटा भाई आर्मी में, मेरे से जस्ट छोटा वो NRI है वहाँ पे। परिवार सही, हाँ जॉइंट फैमिली है, वो व्यापार करता है। एक वो छोटे भाई की वाइफ है, वो पैरा टीचर लगी हुई है, मदरसा टीचर है। तो फिर खेती का काम है, 2-3 ट्यूबवेल हैं, तो उनसे। खेती कितनी बीघा बताना शायद? खेती मेरे जो 20 बीघा तो हमारी जो पैतृक संपत्ति है वो है। फिर मैंने जाजोद में 2-3 ट्यूबवेल बना रखी है, तो वहाँ पे मेरी 40-45 बीघा जमीन वहाँ है, तो उससे करते हैं, काम चल जाता है। हाँ काम चलता है। तो अच्छी बात है। तो समाज में कुछ कुरीतियाँ भी होती हैं, जाहिर सी बात है सब समाज में होती हैं, तो आप अपने समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ लगता है कि जैसे मेरे समाज के अंदर सबसे बड़ी कुरीति ये है कि हम शादी ब्याह के अंदर बहुत खर्चा करते हैं, तो वो खर्चा हमको नहीं करना चाहिए। हमको वो पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च करना चाहिए, जिससे क्या एक बच्चा या बच्ची सुधरेगा तो 2 घर सुधरेगा। जैसे यहूदी ने क्या था, जब इजराइल का गठन हुआ था ना, तो कुछ लोगों ने फंड बनाया कि हम क्या करें, गरीबों को खाना खिलाएंगे, कपड़े देंगे, उन्होंने कहा नहीं, वो अपने आप ले लेंगे, शिक्षा का फंड करो तो हमारे आगे संतानें आगे जाएंगी। मैं पैसा शिक्षा में लगाया। यही बात मैं मेरे समाज में बताता हूँ कि आप ये अपना पैसा बचाओ। जैसे हमारे धर्म में ज़कात निकालते हैं हर साल, मतलब जितनी भी इनकम हो उसका 2.5% जो भी जितना निकालते हैं, तो उस ज़कात का पैसा मैं बोलता हूँ कि आप लोग जो बच्चे जिनकी फीस जमा नहीं हो रही है उन बच्चों के ऊपर लगाओ। जो बच्चे पढ़ नहीं, उनको पढ़ने की ओर अग्रसर करो, उनको हायर एजुकेशन की तरफ भेजो। ये जब शिक्षा समुचित शिक्षा ग्रहण कर लेंगे ना, तो ऑफेंस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ये ही असली राष्ट्र निर्माण है। मजाक का सवाल पूछता हूँ मैं, हालांकि सत्य है। मैं अभी इधर इस रोड पे जा रहा था, एक मोहल्ले में घुसा, मुझे घुसे पता चल गया मोहल्ला मुस्लिम है। मतलब वो ब्रेकर, वो मोड़, वो गाड़ियाँ, सब कुछ, तो एक पहचान सी हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये मुस्लिम एरिया आबादी है, ये नाले खुले नाले, चौड़े नाले, बीच में से नाले, बकरियाँ घूमती। इसकी भी मूल वजह यही है कि आदमी अपना जीवन जीने की शैली है ना, वो भी शिक्षा से ही ग्रहण करेगा। देखो मेरा तो एक ही देह है, मतलब मैं तो स्वामी केशवानंद जी है या फिर अपने कलाम साहब है, इनका मैं तो जो अपने शिक्षा से जुड़े व्यक्ति, जागरण पुनर्जागरण किया उन्होंने, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, अपने जितने भी बड़े शिक्षाविद हुए हैं, मैं उनका फॉलोवर हूँ। और मैं तो ये सोच रहा हूँ सर कि शिक्षा अगर हम सही ढंग से ग्रहण कर लेंगे ना, तो हमको जीवन जीने का एकदम सही पता चल जाएगा, गरिमायुक्त जीवन जीने का मतलब मालूम चल जाएगा कि व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए। साफ सफाई का भी ध्यान रखिए, पेड़ पौधे भी लगाएं, व्यवहार में सौम्यता आती है। हाँ, और आदमी व्यवहारिक बनता है। पशु पक्षियों के प्रति भी दयावान होना चाहिए, तो आदमी ऑटोमेटिक ही वो सुधार हो जाएगा। फिर उस कॉलोनी का कोई बता नहीं पाएगा कि ये कोई मुस्लिम बोला है या फिर कोई अदर है। आप जैसे हमारी जो बिरादरी है, हम कायम खानी समाज से बिलोंग करते हैं, आर्मी में हमारा खूब चर्चा है। अपेक्षाकृत आपका समुदाय कुछ देखें तो बनिस्बत उनकी ज़्यादा शिक्षित है, ज़्यादा नहीं शिक्षा, वो इसके पीछे कारण है कि पहले राजा रजवाड़ा थे, कायम खानी 285 साल तक राज किया है, झुंझुनू फतेहपुर इन्होंने बसाया है, अपने ददरेवा से निकले हुए हैं। तो पहले हाँसी हिसारचर की दादरी पे राज किया, इनकी छोटी जागीर थी, वहाँ से युद्ध परास्त हुए तो झुंझुनू और ये अपना फतेहपुर बसाया, केड़ बाटीवाड़, ये छोटे छोटे दौलतपुर ये गाँव में, बेरी बांसार, यहाँ जाड़ोद में इन्होंने वो किया। हाँ, तो क्या ये कायम खानी समुदाय शुरू से नौकरी पेशा करने वाला है, खेती की है, नौकरी की है, इनका मुख्य व्यवसाय खेती है। तो फिर धीरे धीरे क्या खेती से इनकम हुई और ये लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग पढ़ा रहे हैं, वो मतलब ये राज के नजदीक थे। ये प्रक्रिया आज की शुरुआत नहीं है, 2-3 पीढ़ी पहले से। हाँ, ये तो पहले से परंपरागत हमारा है, व्यवसाय के साथ शिक्षा। जैसे राजपूत चारण होते हैं, हाँ, तो वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, मतलब सारे नौकरी पे सारे जैसे होते हैं ना, तो थोड़ा वो दरबारी कवि हुआ करते थे, कवि थे वो। तो दिमाग तो पढ़ाई का पहले भी था। कायम खानियों का दिमाग अच्छा भी है और पढ़ते भी हैं, और
डेडिकेट हैं, जो काम करते हैं उसके प्रति समर्पित होकर काम करते बना रखा है ना ये क्या है KKY भी इसमें जुड़े आप? हाँ जुड़ा हुआ हूँ मैं, उनका मतलब जो क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे, उनके मतलब जो भी है हम सब मिलके काम करते हैं, जुड़े हुए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम मतलब किसी प्रकार की कोई जो भी आदमी है सेवा, जिनकी सेवा करनी चाहिए, जिनको जरूरत है मदद की, उसकी मदद करते हैं। एक चीज़ बताएं, जैसे राजनीतिक कट्टरता, मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई आदमी ऐसा उम्मीदवार खड़ा हुआ जो विपक्षी पार्टी से आप उसको पसंद नहीं करते, लेकिन आदमी अच्छा है, उसने पार्टी अलग चुन ली, लेकिन आदमी बहुत आप मान लीजिए कोई आदमी कांग्रेसी है या बीजेपी वाला है, अब वो पक्का कांग्रेसी है, लेकिन बीजेपी से बहुत बड़ी आदमी खड़ा हो गया, या मान लीजिए कि आप बीजेपी के, कांग्रेस से बड़ी आदमी खड़ा हो गया, तो लोग हमारे, मैंने ऐसे देखे बुढ़े लोग, भैया मैं तो खट्टा या कट्टर कांग्रेसी हूँ, मेरे को पता नहीं, मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा। तो ऐसी मानसिकता भी घातक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप ये नहीं देखते कि ये आदमी आएगा तो करेगा क्या। जरूर ये मानसिकता घातक है, और ये लोगों का एक ट्रेंड बन गया, विशेषकर मुस्लिम समुदाय का, कि वो एक मतलब कंपेयर तो करते ही नहीं है, वो मतलब ज़्यादातर कांग्रेस से मतदाता है, तो वो एक ही माइंड है उनका। बाकी अच्छा कोई व्यक्ति हो तो उसके लिए वोटिंग कर देनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल कर देनी चाहिए। हमारे भाई पार्टी बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमारे काम तो वही आएगा जो हमारे यहाँ से जीत के जाएगा। हाँ लोकल जो भी है, अगर वो अच्छा होगा, काम कराने की हिम्मत रखेगा तो नहीं करते हैं। हमारे जैसे डायरेक्टर के अंदर गजेंद्र सिंह जी डायरेक्टर बने तो उनको वोट दिए, उससे पहले हमारे विजेंद्र सिंह जी चुनाव लड़े बिजारनिया जिला परिषद का, तो उनको वोट दिए, मगर वो हार गए। देते हैं हमारे तो क्या मकानी समाज में तो दे देते हैं वोट। ऐसे हमारे लक्ष्मणपुर के विधायक हैं गोविंद सिंह जी, तो काम करवाएं तो लोग वैसी बात है, फिर वो नहीं, ये तो बहुत अच्छे इंसान है। ये देखो इक्विलिटी पे गोविंद सिंह जी इक्विलिटी पे काम करते हैं, तो सर काम करवा रहे तो सब, ये सर्वधर्म सभी का, हर समाज वर्ग सबको साथ लेके चलते हैं, सबका काम करते हैं। ये ऐसा नहीं है किसी आदमी से कोई द्वेषता रखते हैं। इनको जो वोट दिया नहीं दिया ये सबका अपने को मानते हैं, सब। हाँ बिल्कुल अच्छे इंसान है बहुत। अच्छा, आने वाले 20 सालों में अब भारत को कहाँ देखते हैं, तकनीक के मामले में, ज्ञान के मामले में, वैश्विक ताकत के मामले में? भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। जैसे ये विदेशों में टेक्नोलॉजियाँ थी ना, हमने खाड़ी देशों में देखी आज के 10-15 साल पहले, तो वो टेक्नोलॉजी अब यहाँ अपने यहाँ पे सब सिस्टम हो गया, ऑनलाइन का सिस्टम हो गया। अभी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़बरदस्त सुधार हुआ है। अच्छा, आपको एक छोटे तो लगता है 10-15 साल में भारत भी बहुत ही शानदार ऊपर लेवल चला जाएगा। आप कानून के क्षेत्र से जुड़ गए ना? जी जी। तो जाहिर सी बात है, उससे 2-4 सवाल पूछ लो, दिमाग थोड़ा सा हो जाएगा। अब ये बताएं कि कानून, एक कहावत हमारे यहाँ कि जिसके घर को बर्बाद करना हो उसे घर में कानून घुसा दो, और ये मुझे विदेश के संदर्भ में नहीं है, ये भारत के संदर्भ में कहा गया। क्यों पता है कि हमारे यहाँ एक पुराने से पुराना केस मैंने सुना था, मुझे झूठ सच 7 साल से चल रहा था, 7 सालों से, 700 से उसका तो रिकॉर्ड है। अब 100-150 साल का तो काफ़ी मिल जाएंगे, ठीक है, 25-30 का तो आपको अनगिनत मिल जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि अगले के घर बार बिक जाते हैं, फिर बकरियाँ बेच के वो किस्तों पे जाता है, ठीक है ना, पैरी पे जाता है। और उसमें क्या होता है कि वकालत इतना पवित्र पैसा होता है कि उसमें अगले की जान पे बनाती है उसके एक आधी बातों से। लेकिन हमने देखते हैं कि वकील भी सिर्फ पैसा ही, कि भाई पैसा मिल रहा है तो हमें गलत सही से मतलब नहीं है, इसको सच साबित करना ही है। और जैसे कि कुछ बार औरतों का मामला आता है तो कुछ बेहूदी बातें करना, उछालना, कई बार क्या होता है कि धर्म की उनके तंत्र में उलझा देना। तो मेरे हिसाब से हमारे यहाँ एक कहावत और देखिए, न्याय अगर आपको लेट से मिलता है, देरी से, तो न्याय नहीं है, अन्याय बराबर ही है। ये सब बातें होती है भी, जो न्याय की प्रक्रिया है ना, वो कच्चे के समान है। भारत में न्याय प्रक्रिया है ना, वो हकीकत में बहुत लंबित है। मतलब जो ये वाद विवाद है ना, पेंडिंग बहुत रहते हैं, धीमी प्रक्रिया है। जैसे एक कहावत है, वादी मर जाता है वाद अमर रह जाता है। मतलब वादी मर जाता है और उसकी जो पीढ़ी आती है ना, वो उसका फैसला सुनती है। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है। और ये बात आपकी सही है कि कोई भी आदमी के घर में कोई मतलब ये वाद विवाद की स्थिति होती है ना, मुकदमेबाजी से बचना चाहिए, इसमें फ़ायदा नहीं है। और फिर कोई वकील की बात,
अगर देखो कोई अच्छा वकील है ना, वो वकील तो कभी भी ये नहीं करेगा कि अपने क्लाइंट को मतलब वो फंसाएगा या उसको मतलब गलत राह दिखाएगा। अच्छा अधिवक्ता है, वो अपना विधि का व्यवसाय जो करेगा वो सही करेगा और सही रास्ता दिखाएगा। और ज़्यादा लोग तो वकील है, वो कई तो इतने शानदार होते हैं, वो पहले बोल देते हैं यार आप बचो इससे, ये वाद विवाद अच्छा नहीं है, इसमें आप बर्बाद हो जाओगे। एक चीज़ और देखा मैंने, जैसे किसी अपराधी को लेके जा रहे हैं या वकीलों की पुलिस से कोई झड़प हो गई, पीछे हुई है ना एक बात बहुत, या जैसे कि कोई टिप्पणी हो गई, कुछ हो गई, ठीक है। अब वकीलों पर ये दायित्व रहता है कि वो कानून का पूर्णतः पालन करें, शालीनता से रहें और अपनी बात जो है वो कोई आंदोलन से रखें या फिर कानून के हिसाब से रखें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। देखने में आता है वायरता में वो क्या करते हैं, बड़ी मारा पीटी बदमाशी, बार पुलिस वालों को मारना, लूटा पटे ना, मतलब कि ऐसा लगता है कि ये वकील है कि क्या है, ऐसा लगता है। तो वो खुद कानून को हाथ में ले लेते हैं। नहीं, वो गलत है। खुद के मामले में न्यायाधीश बनना है ना, वो सही नहीं है। तो कोई भी काम है तो वो विधि के अनुसार हो तो ही सही है। विधि के विरुद्ध जाके कोई काम करे ना, वो सही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोट की है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में लाचार नजर आता है, क्योंकि डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं तो उनको जबरदस्ती पकड़ के ले आते हैं, टीचर हड़ताल करते दूसरों को ले आते हैं, लेकिन वकील खुद हड़ताल कर लेंगे तो कहते हैं कोर्ट काम कैसे लेगा, तो वो ब्लैकमेलिंग सी की परिस्थिति हो जाती है। तो वो भी कहते हैं नहीं, देखो बार और बेंच के मधुर संबंध होने ही चाहिए ना। वकील जो है, विधिवेता जो भी है, वो न्यायालय का अधिकारी होता है। और जज साहब की जो बेंच है, उन दोनों के बीच में अगर मधुर संबंध होंगे ना, तभी ये कार्य जल्दी से जल्दी इन वाद विवादों का निपटारा होगा। तो देखो दोनों तरफ से सम्मान होने भी चाहिए। अच्छा, मधुर संबंध होने जैसे कि मुझे पता नहीं, क्योंकि इस न्यायालय के क्षेत्र में पता नहीं, न्याय के क्षेत्र में एक जज जो है वो जिला जज बनता है ना, पहले जिला जज बनता है ना, उसके बाद में हाई कोर्ट जज बनता है, उसका सुप्रीम कोर्ट बनता है, वो तो रह जाता है। एरिया की सीट था 20 साल 25 साल। एक वकील जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है 10 साल 15 साल 20 साल, और उसको डायरेक्ट बाद में उसका नंबर आता है, उसके रिकमेंडेशन सिफारिश होती है, सुप्रीम कोर्ट वकील या हाई कोर्ट का जज बन जाता है। वो सीट कुछ जल्दी होती है, जल्दी तय करता है, जबकि बनिस्बत उससे जज की नहीं, उसमें जल्दी नहीं होती, वो तो बहुत लंबे समय तक वो प्रैक्टिस करता है, पहले करता है। हाँ। लेकिन उसमें तय है कि वो रिजर्वेशन होता है ना, हाँ, उसका उस हिसाब से तय है। मान लीजिए उसका नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर आ रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट से उठ के आए, वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा सीधा, ठीक है। लेकिन जज जो बेचारा ना, वो उसमें क्या होता है, आयु, कंपटीशन, ये नाम वगैरह, फिर रुतबा, सब कुछ तय होता है, उसमें वो नहीं होता, उसमें उससे बचाव हो जाता है। वो उनका एक प्रक्रिया होता है और उसके हिसाब से उनको वो कोटे के हिसाब से मिलता है। जुड़े तो एक छोटी बात बोलूं, ये कॉलेज इन सिस्टम कहने मतलब कि खुद की न्याय खुद ही कर लेने वाली सी बात है ना। जब एक आपको लगता है कि एक ऐसी समिति हो जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हो, न्यायिक अधिकारी भी हो और समाज के भी हो, सरकारी हो, ऐसी समिति जो सब तरह के आदमी से मिक्स हो, फिर जजों का मूल्यांकन हो, उसके आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हो, नहीं कि खुद जज ही जो है वो आरोप लगता है अपने न्यायाधीशों पर, सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे, कि यहाँ भाई बतजावाज बहुत ज़्यादा है। खुले बोलते नहीं लोग, क्योंकि बोलते हैं यार पता नहीं क्या, लेकिन अखबारों में भी आता है कि भाई भतीजावाद है, वो लिस्ट गिना देते हैं कि इसका काका अंकल वगैरह बाबू ये था तो ये वो जल्दी से हो गया, तो भाई भतीजावाद यहाँ भी है। नहीं, वो तो देखो हर चीज़ में सुधार होना ही चाहिए। खुद ही नियुक्त करें तो नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मतलब वो आप जो बता रहे हो, जैसे कोई इसके ऊपर भी कोई सरकार का और जो कोई प्रतिनिधि हो और कोई समिति हो, तटस्थ बॉडी हो, जिसमें किसी को एतराज ना हो, लेकिन वो इनसे अलग हो, तो उससे क्या होता है कि सख्ती से वो नियुक्ति पेश आएगी। अब वो अपने पाँच जने मिल गए, 5-10 जो भी जज है, वो उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, तो उसमें फिर सरकार क्या करेगी? मैंने कहा सरकार के हाथ में दो, सरकार के हाथ में दे देंगे तो इंदिरा गांधी वाली से बात हो जाएगी वो फिर अलग हो जाएगी, वो तो अपनी मर्जी से नियुक्त करेंगे। मेरे कहना मतलब ऐसी कोई बॉडी हो जो न इधर के रखे न उधर के रखे, सिर्फ कार्य का मूल्यांकन हो, ये मुझे लगता है थोड़ी कमी है ना। अच्छा, एक बात और बताएं कि जो आदमी न्याय के पेशे में, कई बार क्या होता है कि लोग वकालत की डिग्री ले लेते हैं, जैसे आपने भी ले ली, कुछ लोग उस पेशे में जाते ही नहीं है, बस डिग्री ले लेते हैं। कुछ लोग पेशे में जाते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस है वो निखर नहीं पाती है, वो एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाते हैं। जैसे गांधी जी के साथ हुआ था, अपनी जीवनी पढ़ी है, गांधी जी वहाँ से आगे तो पढ़ गए, लेकिन यहाँ के बोले यहाँ देखा वकील तो बड़े धुरंधर है, उनको एप्लीकेशन लिखने में समस्या आती थी, फिर वो साथ रहे, धीरे पढ़े, फिर उनको वापस अनुभव लिया, गए वगैरह दक्षिण अफ्रीका गए। तो ऐसी परिस्थिति हो तो उस वकील का क्या काम, वो क्या कर पाएगा बताइए? नहीं, देखो विधि का ज्ञान लेना जरूरी है। अब वो प्रैक्टिस करें नहीं करें, मगर वो समाज में अब जितना उसको ज्ञान है, वो अपने लोगों को, उसकी आंख के सामने कोई अपराध हो रहा है
या कुछ मतलब गलत कार्य हो रहे हैं तो वो उन लोगों को ये तो बोल सके भैया ये गलत होता है, इससे आप बचो। वो उतना ही तो कर सकता है, लेकिन जैसे मान लीजिए आप वकालत करते हैं तो आपको झटके भी लगते हैं, आपका केस रिजेक्ट होता है, आपका केस में आप हार जाते हैं, आप बताते हैं यस मैं यहाँ गलत था। जिसने वकालत की नहीं उसके हिसाब से तो उसने जो पढ़ा वही सही है। हाँ वो किसी को मानेगा नहीं बात में। हाँ। वो किसी को मानेगा नहीं। देखो ये काम तो प्रैक्टिस का है, वकालत का पैसा है जो प्रैक्टिस का है, लंबे लंबे समय तक इसमें मतलब कार्य करना पड़ता है तब जाके आदमी सफल होता है, ऐसे इतना जल्दी से। हाँ। तो आपके गाँव राजास के बारे में थोड़ा बताएं कि आपके गाँव में बड़े आदमी, कोई बिजनेसमैन, कोई सेवा में, कोई शहीद हुए, हाँ, कोई स्वतंत्रता सेनानी? मेरे गांव के अंदर 1962 भारत चाइना के युद्ध के अंदर रसूल खां जी और नियामत खां जी दो व्यक्ति एक साथ शहीद हुए। अच्छा। 62 में 4 ग्रेनेडियर में थे वो। उसके बाद में ऑफिसर्स लाइन के अंदर हमारे गांव के हाई कोर्ट तक पहुंचे, नहीं हाई कोर्ट रजिस्ट्रार पहुंचे। अच्छा। मोहम्मद हनीफ खां थे, वो चूरू डीजे भी रहे और रजिस्ट्रार तक पहुंचे। अभी हाल फिलहाल में हमारे असलम खान है, एडीएम है। अच्छा। उनके बड़े भाई हैं वो डिप्टी है शमशेर खान। गांव में नौकरियों में तो बहुत है, जैसे हमारे एमबीबीएस के अंदर डॉक्टर सुभाष है, अपने पीजी कर ली उन्होंने, डॉक्टर अस्कर है। व्यवसाय भी करते हैं लोग। कोई उन्नत, कोई प्रगतिशील किसान, कोई खेती करने वाला जो उसके नई नई चीजें लेके खेती का हमारे सिर्फ बरसात पे डिपेंड रहते हैं। नहीं कुछ होते हैं जैसे फलीय वृक्ष हैं, कोई औषधीय, ऐसी खेती नहीं है, कोई ऐसी खेती नहीं है। तो ये वीडियो क्या होता है कि ज़्यादा लंबा होता है तो फिर लोग देखने में कतराते हैं, भाग 2 बना लें कभी। तो आपकी तरफ से कोई बिंदु जो छूट गया हो, मुझे याद नहीं हो, जिस पर बोलना चाहें आप? मैं आपका बिंदु वैसे तो कोई नहीं छूटा, मैं तो बस शिक्षा के ऊपर ही बोलूँगा। अच्छा। कि देखो मैं वैसे खेलों के प्रति भी बहुत समर्पित व्यक्ति हूँ। हाँ, तो कबड्डी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है। कबड्डी खेला है मैंने जिला स्तर पर, फुटबॉल खेला है जिला स्तर पर, क्रिकेट भी खेली है। मैं पूछा नहीं भूल गया, मुझे साहित्य में रुचि रही है आपकी? साहित्य तो बिल्कुल है ही ना, पढ़ ही रहा हूँ ना। हिस्ट्री में किसका ज़्यादा? मैं राजस्थान का इतिहास ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो मतलब कोई लेखक का नाम बताना चाहेंगे? तो लेखक जैसे अपने राजस्थान के इतिहास में कर्नल टोड है, वो हल्दी घाटी के बारे में अच्छा लिखा है कर्नल टोड ने। विदेशी इतिहासकार है, अपने भी इतिहासकार है, हिंदी साहित्य है, सभी पढ़े हमने तो थोड़े थोड़े, तो इसमें सब में रुचि है। वैसे मेरा यही संदेश है सबको देना कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ऊंची शिक्षा ग्रहण करें, डॉक्टर इंजीनियर बने, टेक्नोलॉजी में जाएं, बड़े तो अपने आप राष्ट्र निर्माण हो जाएगा। ठीक है, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय मिला फिर साथ करने के।